हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लासें जो चल रही हैं उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सिस्टम की आज हम बात करेंगे। और उसके आपके जितने भी विभिन्न परीक्षाओं जैसे एमपी पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश एसआई में और आपके राजस्थान एसआई में, जहां के आपके एसआई के पेपर होते हैं, बिहार एसआई के पेपर में जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं इन्वायरमेंट से संबंधित, उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। और उन प्रश्नों की चर्चा के साथ में जो उनका डिटेल सोल्यूशन होगा वो हम पढ़ेंगे। तो इन प्रश्नों में लगभग में आप मानिएगा 50 प्लस प्रश्न आपको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आपके लिए वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से दो प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। अब इन्वायरमेंट से आपका दिवस भी आ सकता है, इन्वायरमेंट की बातें भी आ सकती हैं। तो आपने बहुत सारी बार इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, लेकिन ये आपके अब 16 हो गया, 17 हो गया, 18 ऐसी क्लासें आपके, जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत को, फिर एक क्लास में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत को, आधुनिक भारत को। ऐसे हम एक एक क्लासों को तोड़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे सभी क्लासों को। पेपर से पहले पहले हम पूरी क्लास को समाप्त कर लेंगे। हमने आपसे एक वादा किया था कि आपके लिए हम ओवरऑल टोटल जीएस करा देंगे। तो अब देखिएगा, आपके चैप्टर वाइज हो गई, 15 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए हैं, 2 साइंस की क्लासेस चैप्टर वाइज हो चुकी हैं। तो आप सभी पर ध्यान दीजिएगा और उसके लिए आपके लिए जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उससे अच्छे आपके नंबर आने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं पर्यावरण क्या होता है। देखिएगा, पर्यावरण की अगर हम बात करेंगे तो चारों ओर का आवरण यानी कि चारों ओर घिरा हुआ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब अगर पर्यावरण के चारों ओर जो घिरा हुआ है क्या है? पर्यावरण एक तरफ से जलमंडल से घिरा हुआ है, एक तरफ से स्थल मंडल से घिरा हुआ है, जैव मंडल से घिरा हुआ है और आपके वायुमंडल से घिरा है। तो वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और आपके जीव मंडल, अगर चारों के आवरण की बात करेंगे तो चारों को मिलाकर बनता है आपका पर्यावरण। जहां स्तर पर हम रहते हैं, मनुष्य रहता है, पर्वत होते हैं, मरुस्थल होते हैं, मैदान होते हैं, पठार होते हैं, वो सब स्थल में होते हैं। अगर हम जल मंडल की बात करें तो जलमंडल में आपके जल से संबंधित जैसे झीलें हो गई, तालाब हो गए, ठीक है, समुद्र हो गया, ये सब क्या है? जलीय सीमा आपके साथ है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आएंगे, यानी कि जलमंडल के अंतर्गत आएंगे आपके, ठीक है। पेड़ पौधे आपके जीव मंडल के अंतर्गत आते हैं। और वायुमंडल में आप तो जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस जो पाई जाती है उसे नाइट्रोजन गैस कहते हैं। और दूसरी आपकी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन होती है, फिर आपके ऑर्गन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो वायुमंडल बोले या वातावरण बोले, बात तो सब एक ही है, एक ही बात है। ऊपर हम ठहर रहे हैं तो वायुमंडल की आपकी कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती है वायुमंडल की, जिसमें सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, जो कि आपके मौसमी घटना यानी कि बारिश आना, तूफान आना, भूकंप आना सब कहां पर आता है? आपके क्षोभ मंडल पर ही आता है। उसके बाद समताप मंडल, वह मंडल जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है, जिसमें एक समान ताप रहता है उसे समताप मंडल कहते हैं। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत आपके सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की रक्षा करती है। उसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो आयन मंडल मिलेगा जिसमें रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं। इसी प्रकार 5 मंडलों में हमारा वायुमंडल विभाजित है। हमने आपको ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ाया है वायुमंडल का, जो कि एक कंप्लीट बेस पर टॉपिक पढ़ाया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके लिए जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, आपके लिए जो मैंने पढ़ाया है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कृपया करके ध्यान रखिएगा। पर्यावरण हम समझ ही चुके हैं, चारों ओर का आवरण, आवरण किसका? आपके मंडलों का, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल के चारों ओर का जो आवरण होगा उसको हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चनों के साथ में। और क्वेश्चन आज के बहुत ही बढ़िया, एकदम बेहतरीन, एकदम जबरदस्त तरीके से चलते हैं शुरू। हाथ करते हैं ऊपर और चलते हैं क्वेश्चनों के साथ में। क्वेश्चन देखिएगा, पहला उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा था। जिस वर्ष से उत्सव बनाया गया था उसके 1 मंथ के बाद पेपर था और पूछ लिया गया कि हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य में बनाया जाता है? यह हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? यानी कि हॉर्नबिल है तो भारत में ही बनाया जाएगा। तो हॉर्नबिल की अगर बात करें तो एक पक्षी होता है जिसे कहते हैं ग्रेट हॉर्नबिल। अब ग्रेट हॉर्नबिल देखिएगा, हॉर्नबिल, ठीक है, ये आपके ग्रेट हॉर्नबिल है और वो आपके क्या है? हॉर्नबिल है। तो बात तो एक ही है
लेकिन हॉर्नबिल महोत्सव किसी अन्य राज्य में, और ये देखिएगा ग्रेट हॉर्नबिल आपके भारत में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है, उनमें से 2 राज्यों का पक्षी है, आपका राज्य पक्षी है। एक आपके अरुणाचल प्रदेश का, एक आपके अरुणाचल प्रदेश का, और दूसरा आपका कहाँ का, केरल का। तो देखिएगा 2 राज्यों का ग्रेट हॉर्नबिल राज्य पक्षी है। क्या है, राज्य पक्षी है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या एक पक्षी है, तो हम इस पे बेस कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब बनाते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब बनाते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम कब बनाते हैं, 5 जनवरी को। कब बनाते हैं, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस बनाते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस बनाते हैं। और इसी का एक पक्षी की श्रेणी में आता है गौरैया, तो हम कह सकते हैं विश्व गौरैया दिवस कब बनाते हैं। देखिएगा दिवस भी आपके पेपर में आने वाले हैं। विश्व गौरैया, विश्व गौरैया दिवस कब बनाते हैं। तो अगर हम बात करें विश्व गौरैया दिवस कब बनाते हैं, तो 21 मार्च को नहीं, यानी कि 20 मार्च को, 21 मार्च को क्या बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कि 21 मार्च को क्या बनाते हैं। 21 मार्च को बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बनाते हैं 21 मार्च को। तो देखिएगा ये जो पक्षी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, क्या है, एक प्रकार का पक्षी है, किस राज्य में बनेगा, आपके नागालैंड में बनेगा। कहां पर बनाया जाता है, आपके नागालैंड में बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के किस पार्क में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे पक्के नेशनल पार्क है, आपके नामदफा नेशनल पार्क है, ये इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, ठीक है। यानी कि पक्के नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, ये कहां पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश और केरल का एक राज्य पक्षी है, लेकिन हॉर्नबिल महोत्सव आपके नागालैंड में आयोजित किया जाता है, हर वर्ष किया जाता है, ठीक है। और केरल के देखिएगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शांत घाटी नेशनल पार्क कहां पर है, आपके केरल में। पेरियार नेशनल पार्क आपके कहां पर है, केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है, केरल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में आपके कंचनजंगा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है आपके सिक्किम में। और बिहार में बात करेंगे तो बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है, आपके बिहार में है, ठीक है। तो इस तरह याद रखिएगा कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो आपके कहां पर बनाया जाता है, तो भाई कहां पे बनाया जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव, आपके, ठीक है, नागालैंड में बनाया जाता है। अब नागालैंड में बनाया था तो 28 राज्यों में 2 राज्यों का इसका राज्य पक्षी भी है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम कब बनाते हैं, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी बनाते हैं, राइट। तो एकदम राइट आंसर है आपके लिए, ठीक। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, करें कोरिंगा कहां पर है, ठीक है। कोरंगा वन कहां पर है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक में है, या आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहां पर है आपके कोरिंगा। अगर कोरिंगा की बात करेंगे तो कोरिंगा कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश में कोरंगा है। देखिएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है, ठीक है, कर्नाटक में है। और यहां से अगर बात करेंगे भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बन्नेरघट्टा, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बन्नेरघट्टा तितली उद्यान कहां पर है, आपके बेंगलोर में ही है। बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में है। तो इसको याद रखिएगा, बांदीपुर को याद रखिएगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व में शामिल होने वाला पहला, अगर कोई टाइगर रिजर्व बनाया गया, भारत में पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया 1973 में, तो उसका नाम क्या है, आपके बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। आप देखिएगा उड़ीसा में आपकी सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसे हम कहते हैं चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी चिल्का झील, जो कहां पर है, आपके उड़ीसा राज्य में है। अब देखिएगा चिल्का झील, ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। लेकिन बेबनाथ झील की बात करेंगे तो बेबनाथ जो झील है भारत की सबसे बड़ी व सबसे लंबी झीलों में से एक है बेबनाथ की झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का झील है, जो कि लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ यूपी पुलिस में आएगा, वो आपकी यूपी पुलिस में तो आएगा ही आएगा, ओवरऑल सभी पेपरों में आ जाएगा आपके, ठीक है।
तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे नेशनल पार्क है। उड़ीसा में आपके नेशनल पार्क पहले देख लेते हैं। उड़ीसा में देखिएगा एक तो भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क आपके उड़ीसा राज्य में है। सिमलीपाल सिमलीपाल नेशनल पार्क आपके कहां पर है? उड़ीसा में है। याद रखिए सिमलीपाल नेशनल पार्क आपके कहां पर है? उड़ीसा में। एक एक नेशनल पार्क को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गैंडे कहां पर पाए जाते हैं? जिम कार्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा या बांदीपुर। तो मैंने बांदीपुर को अभी बताया। बांदीपुर कहां पर है? आपके कर्नाटक में है। कहां पर है? आपके कर्नाटक में है, राइट। काजीरंगा की बात करेंगे तो काजीरंगा आपके असम में है। कहां पर है? आपके असम में है। रणथंभौर की बात करेंगे तो आपके कहां पर है? राजस्थान में है। और जिम कार्बेट की बात करेंगे तो जिम कार्बेट आपके उत्तराखंड यानी कि यूके में है। कहां पर है? आपके उत्तराखंड में है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न भी आपके पेपर में आते हैं। अगर बात करेंगे तो भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क है। इसे पहले नाम से जानते थे हेली नेशनल पार्क से, और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। हेली नेशनल पार्क इसे जानते थे, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी दोस्तों। याद रखिएगा 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। भारत का पहला, और भारत का पहला टाइगर रिजर्व आपके बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो गया। कंचनजंगा आपके किस नदी के किनारे है? तो कंचनजंगा आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे है, आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। तो एक सिंग वाले गैंडों का जो आवास है वो कहां पर है? आपके काजीरंगा में। कहां पर है? आपके काजीरंगा में, ठीक है। अब देखिए गैंडा परियोजना भी चलाई थी आपने, सरकार ने गैंडा परियोजना चलाई थी। देखिएगा गैंडा परियोजना कब चलाई? 1987 में गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई। कब से की गई? 1987 में गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई थी और संरक्षित किए गए थे असम के काजीरंगा में। कहाँ? असम के काजीरंगा। देखिए काजीरंगा आपके असम में है और सिक्किम में आपके कंचनजंगा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो गैंडा परियोजना, ऐसे बहुत सारी परियोजना चली, जैसे तेंदुआ परियोजना। तो तेंदुआ परियोजना आपकी चली 2009 में, ठीक है। बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर भी चला था 1973 में। कब? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी चला था भाई, ठीक है। एलिफेंट परियोजना चली थी आपके, एलिफेंट प्रोजेक्ट चला था 1992 में, एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था, है ना। ऐसे बहुत सारे आपके प्रश्न पेपर में बनेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। याद रखिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न की मैं डिटेल चर्चा कर रहा हूं आपके लिए, तो याद रखिएगा कि आपको भी कुछ इसी प्रकार से पढ़ना भी है, ठीक है। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान से ठीक मेल नहीं किया गया? यानी कि प्राकृतिक निवास स्थान से सही मेल नहीं किया गया, ऐसा कौन सा इसमें है? भारतीय गैंडा असम में, अभी तो हमने पढ़ा कि असम में मिलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी काजीरंगा। बाघ आपके बंगाल में, बिल्कुल सही है। हाथी आपके कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षा वनों में, बिल्कुल। शेर आपका हिमालय क्षेत्र में, तो शेर आपका हिमालय क्षेत्र में नहीं मिलेगा। शेर, सबसे ज्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा अगर शेर की बात करेंगे तो गिर नेशनल पार्क, कहां पर? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ओके। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपके गुजरात में। तो सबसे ज्यादा वहीं पर आपके गुजरात में मिलेंगे। और इन शेरों को क्या बोलते हैं? एशियाटिक शेर बोलते हैं, एशियाटिक लायन बोलते हैं, शेर बोलते हैं। एशियाटिक शेर या साइबेरियन शेरों के लिए गिर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, हिमालय पर नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी वाला गलत है, क्योंकि शेर जो होंगे हिमालय पर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, ओके। हिमालय क्षेत्रों में क्या पाया था? तो हिमालय क्षेत्रों में कस्तूरी मृग पाया था। ऐसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया,
इसमें आपका कस्तूरी मृग आपको देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में कस्तूरी मृग आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या लाजवाब प्रश्न है, भारत का पहला आरक्षित वन है, तो भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? गिर। अभी तो हमने पढ़ा गिर कहां पर है, गिर, गा से गिर, गा से गुजरात, कहां पर है? गुजरात में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? यूके यानी कि उत्तराखंड में है। देखिएगा काजीरंगा तो अभी हमने पढ़ा कहां पर है? आपके असम में है। और सतपुड़ा आपके कहां पर है? सतपुड़ा आपके एमपी में है। वही क्या आंसर होना चाहिए इसका कि भारत का पहला आरक्षित वन है, तो भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो मैं कह सकता हूं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला आरक्षित वन है। भारत का पहला आरक्षित वन जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? एमपी में है ना। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सर्वोच्च चोटी को हम कहते हैं धूपगढ़। सर्वोच्च चोटी को हम कहते हैं धूपगढ़। क्या कहते हैं? धूपगढ़। तो सर्वोच्च चोटी को कहते हैं धूपगढ़। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1352 मीटर। ठीक है, 1352 मीटर है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं धूपगढ़ की चोटी, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में आपके स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। देखिएगा क्या गजब का प्रश्न है। प्रश्न देखिएगा कि इनमें से भारत का कौन सा जीव मंडल, इसमें से भारत का कौन सा जीव मंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, क्या लिखा? यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के मानव व जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्या गजब का क्वेश्चन बनाया, कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये, तो जब किसी ने पेपर दिया होगा वही समझ पाया होगा इस क्वेश्चन को, कितना खतरनाक क्वेश्चन है। नीलगिरी जीवमंडल भंडार, सुंदरबन जीवमंडल भंडार, मन्नार की खाड़ी जीवमंडल भंडार या कच्छ जीवमंडल भंडार। देखिएगा अगर बात करें आपके नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें या नीलगिरी की बात करें तो जीवमंडल का हिस्सा बनी थी 2000 में। कब हिस्सा बनी थी? 2000 में हिस्सा बनी थी जीवमंडल का। और नीलगिरी की पहाड़ियां आपके तमिलनाडु में मिलेंगी। कहां मिलेंगी? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में मिलती हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपके टोडा जनजाति निवास करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तमिलनाडु में टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? ये टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो टोडा जनजाति का निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ियों पर है, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं वह नीलगिरी की पहाड़ियां कहलाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं वहां पर क्या होता है? वहां पे नीलगिरी की पहाड़ियां बन जाती हैं। राइट, तो याद रखिएगा नीलगिरी जीवमंडल भंडार। ठीक है, सुंदरबन आपके देखिएगा सुंदरबन जीवमंडल भंडार यानी कि सुंदरबन कहां पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर बनाया गया। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर बनाया गया है, जो आपके पश्चिम बंगाल में, जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष उगता है, इसीलिए उसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति होती है, जो कहां पर होती है? आपके सुंदरबन डेल्टा में आपके सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति होती है। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा कहां पर है? यानी कि सुंदरबन जीव मंडल भंडार आपके कहां पर है? पश्चिम बंगाल, यानी कि हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी क्या है? तो मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत व श्रीलंका। देखिएगा भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा बनाते, लेकिन 2 देश स्थलीय सीमा नहीं बनाते। एक आपका म्यांमार, सॉरी एक आपका मालदीव, दूसरा आपका श्रीलंका। तो भारत के साथ टोटल 9 देश सीमा बनाते हैं, लेकिन आपके 2 देशों को शामिल नहीं किया था, इसलिए हम कहते हैं भारत के साथ केवल 7 देश सीमा बनाते हैं भारत के साथ में। तो भारत के साथ में केवल 7 देश सीमा बनाते हैं। मन्नार की खाड़ी क्या है? भारत से श्रीलंका को अलग करने का कार्य करती है मन्नार की खाड़ी। कच्छ का रण अभी तक आपके सबसे बड़ा जिला था, कहां? भारत का। कहां पर है? आपके गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। देखिएगा सुंदरबन को जीव मंडल का 2001 में हिस्सा बनाया गया।
मन्नार की खाड़ी को भी 2001 में हिस्सा बनाया गया। इसी प्रकार सिम्पलीपाल आपके नेशनल पार्क, जीव मंडल भी है, ऐसे बहुत सारे हैं आपके टोटल मिला के। लेकिन अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन की बात कच्छ भंडार आपके स्थित नहीं है। कच्छ कोई भी नहीं जगह है वहां पर, जीव मंडल की श्रेणी में उसको कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। कोई भी स्थान के लिए वो आवश्यक नहीं था कि इसको स्थान दिया जाता है, इसलिए कक्ष को यहाँ से बाहर रखा गया है। एक प्रश्न जब पूछा गया होगा तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं आपसे कहूं कि भाई ये प्रश्न आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइएगा कि वो 11 क्या हैं जो कि इसमें शामिल हैं, आपके जितने उन सभी के नाम आप लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि हर काम मैं नहीं करा पाता हूं, हर काम आप भी कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत काम तो आप भी कर लीजिएगा, वरना डेट ही करते रहो। फायदा क्या है, डेट करने से कोई फायदा नहीं है, पेपर सिर पे है, थोड़े दिन रुक जाओ, वरना फिर आराम से डेट ही करना। जब वर्दी होगी तो डेट करते रहोगे, अब वर्दी नहीं होगी तो बेरोजगारी होगी, तो कोई भी तुम्हारे पास आने वाला है नहीं, ये याद रखो। तो बेरोजगारी को खत्म करना है, क्योंकि हमें पढ़ना है। 60,244 में आपका नाम होना चाहिए। आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, पहले प्रैक्टिस सेट पढ़ा है 15, अब आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए अगर कोई इतनी मेहनत करेगा, ठीक है, हम मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत कौन करेगा, मेहनत तो आप करेंगे ना, मेहनत तो आपकी होगी ना, मेरी मेहनत नहीं होगी। मेरा काम, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मेहनत किसकी हुई, आपकी हुई ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखो, अभी डेट और शादियों का सीजन चल रहा है, तो शादियों में ज्यादा मत जाओ, ठीक है। और अपनी शादी हो तो खैर जाना ही जाना है, खुद की, ये नहीं कि और किसी की शादी में भी तुम चल दिए, ठीक है, और किसी शादी में जाते तुम्हें नहीं जाना। कुछ दिनों की तो बात है, 18 दिनों की तो बात है। 18 दिन में अगर हम अच्छे से कंप्लीट स्टडी करते हैं तो उम्मीद रखिएगा बहुत मजेदार की पढ़ाई होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिएगा, एक प्रश्न देखिएगा, शायद आपने तब तक प्रश्न पढ़ लिया होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बाघ आरक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? तो किसमें सबसे अधिकतम है आपके, ये सबको पता होगा, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, या पश्चिम बंगाल में। तो सबसे ज्यादा कहां पर है आपके, मध्य प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो सबसे ज्यादा आपके कहां पर है, तो सबसे ज्यादा आपके टाइगर रिजर्व की संख्या जो है आपके कहां पर है, यहीं पर है, मध्य प्रदेश में। देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, इसे हम हिंदी में बोले तो टाइगर परियोजना कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था वो आया था 1973 को, और इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 1972 के अंतर्गत, इसे लागू कर दिया गया था, सॉरी 73 के अंतर्गत, 1 अप्रैल 1973 में इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन बाघ दिवस, ठीक है, बाघ डे कब बनाते हैं, 29 जुलाई को बनाते हैं। इसमें सबसे पहले 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया, 1973-74 में 9 टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया। अब 9 टाइगर रिजर्व में पहला कौन सा था, तो अभी मैंने आपको बताया बांदीपुर, जो कि आपके कहां पर है, कर्नाटक में। पहली बार में कितने, 9 टाइगर रिजर्व को। तो स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन बना सकता है कि पहली बार में टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा आपके कहां पर है, एमपी में है, सबसे ज्यादा कहां पर है आपके, एमपी में है। नेशनल पार्क भी सबसे ज्यादा कहां पर है आपके, एमपी में ही है नेशनल पार्क भी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस का पूर्व नाम है? तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान आखिर है कहाँ, ये तो सभी लोगों को पता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा है, रणथंभौर है, या केवला देव है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। पेंच की बात करेंगे, देखिएगा पेंच आपके एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा की बात करेंगे तो काजीरंगा आपके असम में है, ठीक है। रणथंभौर की बात करेंगे आपके राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में हो गया आपके। और केवला देव की बात करेंगे तो आपके ये भी कहां पर है, राजस्थान में। देखिएगा 2 आपके राजस्थान में। अगर आपको पता है कि भाई भरतपुर आपके कहां पर है, भरतपुर भी कहां पर है जगह है,
तो भरतपुर आपके राजस्थान में एक जगह है, राइट। अब भरतपुर आपके राजस्थान में एक जगह है, तो आपका ए वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी कि ए वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं आपके, तो आप निकाल सकते हो ना कौन सा ऑप्शन होगा, तो जी होगा या जी होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 50-50% बचा है, आप तुक्का भी इस क्वेश्चन में लगा सकते थे। हर क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगेगा, फिर सोचो हर क्वेश्चन में तुक्का लगाकर पक्का कर दे। पक्के नेशनल पार्क कहाँ पर है, टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। पहला ही प्रश्न तो पढ़ाया था, हर प्रश्न से क्वेश्चन बनेगा, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिएगा भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात हम करें यहाँ से, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा अभी क्या हुआ था, अभी टाइगर रिजर्व की बात की थी हमने, तो टाइगर रिजर्व, तो कितने टाइगर रिजर्व हैं, आप सभी लोगों को पता है कितने टाइगर रिजर्व है। अभी तक भारत में 54 टाइगर रिजर्व हो गए, कितने आपके 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, और 54वां टाइगर रिजर्व है आपका धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये 54 नंबर का है आपके, ये याद रखिएगा, एक सेकेंड, ठीक है। ये है आपका धौलपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ए 53 नंबर का है, उसके बाद नंबर आइएगा 54 नंबर का है, ए 53 नंबर का है। ये आपके कहां पर है, तो ए अगर बात करें तो ये राजस्थान में है, आपके कहां पर है, राजस्थान में। अब 53 की बात करेंगे तो 53 को हम कहते हैं गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ठीक है। ए किस नंबर का है, ए आपके 53 नंबर का है। ए कहां पर है, ए आपके CH यानी कि छत्तीसगढ़ में है, कहां पर है, ये आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब अगर 52 की बात करेंगे, तो 52 टाइगर रिजर्व जो है वो है रामगढ़, कौन सा है, रामगढ़ विषधारी, विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये आपके कहां पर है, ये आपके राजस्थान में है, ठीक है। तो देखो 54, 53 और आपके 52 इंपॉर्टेंट है, ये अभी कुछ साल पहले आपके शामिल किए गए, ठीक है। जो आपके लिए बता रहे हैं कि भाई मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो देखिएगा 54, 53 और 52, ठीक है। अब राजस्थान में टोटल मिलाकर आपके 5 हो गए हैं, कितने हो गए हैं आपके, 5 हो गए राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में आपके 6 से भी ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा क्या है, मध्य प्रदेश में है। अभी तो बड़ा टाइगर जो सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा देखिएगा कौन सा है, तो दूसरा आपके राजस्थान का नाम आ जाएगा अब, ठीक है। और राजस्थान के भी 2 शामिल किए गए कुछ साल पहले, एक तो धौलपुर करेली और आपके रामगढ़ विषधारी, ठीक है। ये याद रखिएगा। टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, तो भरतपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको क्या बना दिया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसको नाम दे दिया गया है भरतपुर में, ठीक है। तो भरतपुर को याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है, ओजोन के लिए हानिकारक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, अमोनिया हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, या हेलोन हो गया, कौन सा ऐसा है जो इसके लिए घातक है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे सूर्य, देखिएगा सूर्य जो होता है इसमें 2 गैसों का मिश्रण होता है, एक तो होती है हाइड्रोजन, दूसरी आपकी होती है हीलियम, यानी कि हाइड्रोजन 75% होती है और 25% आपकी होती है हीलियम, यानी कि 2 गैसों का मिश्रण है, जो कौन सी तरंगें उत्पन्न करता है, पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करता है। तो सूर्य से जो किरणें आती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है आपके कौन, ओजोन परत, कौन सी, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत इसको अवशोषित करती है, ओजोन लेयर। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाते हैं, 16 सितंबर को। और ओजोन परत की इकाई को किससे मापते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं डॉप्सन यूनिट से, किससे मापते हैं, डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो ओजोन परत जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, आपके समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में आपके ओजोन परत पाई जाती है। कहां पर, समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, ये याद रखिएगा। तो समताप मंडल में आपको मिलेगी ओजोन परत, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि कौन सा अभिकारक है जो ओजोन के लिए हानिकारक होता है,
ओजोन के लिए हानिकारक होता है आपका हैलोन, एक अक्रिय गैस की श्रेणी में आपके आते हैं, ठीक है, हैलोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ठीक है, CFC, ये क्या है, ये जलवायु परिवर्तन के लिए घातक है। इसके ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है, जलवायु परिवर्तन के लिए, ये वाली भी और ये वाली भी। अब देखिएगा इन दोनों का सिस्टम देखिएगा, एक तो NH3 यानी कि अमोनिया, एक क्या है आपके अमोनिया है, दूसरा आपके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसे NH3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? NH3 बोलते हैं। अब इनका देखिएगा, अगर आप बड़े शीतलक की बात करेंगे, बड़े बड़े फ्रिजों की अगर बात करेंगे, प्रशीतक की बात करेंगे, तो उसमें अमोनिया भरी जाती है। यानी कि बड़े जो प्रशीतक होंगे उसमें क्या भरी जाएगी? अमोनिया भरी जाएगी। और जो छोटे होंगे उसमें क्या, जो घरेलू होते हैं उसमें क्या भरी जाती है? उसमें CFC भरी जाती है। तो जो घरेलू फ्रिज जो होते हैं उसमें CFC भरी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो आपके बड़े बड़े शीतलक होते हैं उसमें अमोनिया गैस भरी आती है, ठीक है। अब ऐसे देखिएगा, अमोनिया गैस, जैसे कोल्ड ड्रिंक वाले जो फ्रिज होते हैं उसमें अमोनिया गैस भरी आती है। रीजन, अमोनिया एक विषैली गैस है जिससे हमारे शरीर को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। अब मान लीजिएगा कि घर पे, गांव में घर है आपका और आपने दुकान खोल रखी है, ठीक है। अब आपने सोचा कि कहाँ फ्रिज लेंगे, ऐसा करो, जो फ्रिज है तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक जिसमें तुम ठंडी कर रहे हो, उसी फ्रिज में पानी की बोतल रख दो, और उसी फ्रिज में तुम ऐसा करो कि वही पानी आ जाओ, वही पानी खुद पी लो, वही पानी रिश्तेदारों को पिला दो। तो रिश्तेदार तो कभी कभी पानी पियेंगे, डेली तो नहीं आ रहे। लेकिन घर वाले जब डेली उस पानी का यूज करते हैं तो उसमें NH3 गैस होती है, जो कि विषैली होती है बहुत ज्यादा। क्या होती है? विषैली होती है। तो जब वो पानी घर वाले यूज करेंगे, जब वो घर पे लोग लगातार यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगी? तो हमारे शरीर में विषैली गैस प्रवेश करने लगेगी। कौन सी? अमोनिया। जब अमोनिया प्रवेश करने लगेगी तो हमें घातक बीमारियां, यानी कि बहुत भयंकर बीमारियां हमें हो जाती हैं, जिसकी उपचार कराना धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती हैं। वही आपके कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, वही आपके बहुत सारी समस्याओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है विषैली गैस, ठीक है। तो वो वाला जो पानी जो होता है आपका, उसमें पानी ठंडा करके नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक भी ज्यादा से ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का भी, ठीक है। किसी चीज का उसमें रखिए, किसी चीज का आपको ज्यादा से ज्यादा सेवन नहीं करना है, वरना आपको NH3 की अगर बात करें, अमोनिया एक विषैली गैस है जो आपके शरीर के अंगों को क्या करती है? क्षतिग्रस्त कर देती है, ठीक है। तो घरेलू जो प्रशीतक होते हैं उनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें CFC पाई जाती है, और आपके जो गैस पाई जाती है NH3, वो आपके बड़े प्रशीतक में पाई जाती है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडी होती है, उन्हें हम बड़े प्रशीतक, ये जो फैक्ट्रियों में लगे होते हैं उन्हें हम बड़े प्रशीतक के रूप में जानते हैं। तो उसका यूज हमें नहीं करना है। घरेलू फ्रिजों का हम यूज कर सकते हैं, अपने घर में करते भी होंगे सभी लोग। ऐसे ही आपका एक आता है माइक्रोवेव, कि भाई होटल पर गए और समोसा बोले गर्म नहीं है, चाहे 4 दिन पुराना समोसा हो, उसने कहा गर्म नहीं है, एक काम करो माइक्रोवेव में रखो, समोसा निकाल लो, गर्म हो जाएगा वो। जब वो समोसा, उसमें सूक्ष्म किरणें, नाम क्या? माइक्रोवेव, यानी कि सूक्ष्म किरणें उसका नाम है। जब सूक्ष्म किरणें उसका नाम है, तो एक बात समझिएगा, सूक्ष्म किरणें उसका नाम है, जब उसमें सूक्ष्म किरणें पड़ेंगी तो सूक्ष्म किरणें जो होती हैं वो आपके कैंसर के लिए बहुत घातक होती हैं, ठीक है। तो आपको, अगर आप माइक्रोवेव के टच में बहुत सालों तक रहते हैं, आप उसी में खाना गर्म करके खाते हैं, तो कृपया करके वहां गर्म करके ना खाएं, क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान आपको हो जाएगा, और आपको कैंसर जैसे हालात, आपके हेपेटाइटिस जैसे हालात आपके उत्पन्न हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, माइक्रोवेव हो गया, जो भी सुविधाजनक चीजें हैं वो शरीर के लिए घातक हैं, बिल्कुल घातक है 100%। ऐसा नहीं है कि तंबाकू खाने वाले को ही कैंसर होगा, कैंसर बहुत सारी चीजों को हो सकता है। देखिएगा, अभिनेता जो होते हैं, सेलिब्रिटी जो होते हैं, ठीक है, और जो आपके अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री जो होती हैं, उनकी मृत्यु ज्यादातर किससे होती है? कैंसर से मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि होटलों में जब जाते हैं, गरम गरम प्लेट पर खाना खाते हैं, तो प्लेट प्लास्टिक के साथ उसमें उत्सर्जित ऊपर करती है, तो वो क्या करती है? परेशान करती है, लाइफ में, जिंदगी में मुसीबत लाती है, शरीर के अंगों को क्षतिग्रस्त करती है, और आगे जाके वो कैंसर के प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। याद रखिएगा। ओके, चलिए आज के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा, ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है, जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। ग्रीन क्रेडिट होता है, ग्रीन टैक्स होता है, कार्बन समायोजन ऑफसेट होता है, या कार्बन सघनता होती है, ठीक है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोले,
ठोस CO2 अगर बोले तो ठोस CO2 को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस CO2 को। ये याद रखिएगा, ये साइंस के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारा प्रश्न आता है पेपर में। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन। तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए सबसे जो रिस्पॉन्सिबल जो गैस है उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस है। ठीक है। उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। क्या कमी होती है? कार्बन रेटिंग होता है, गलत। ग्रीन टैक्स होता है, गलत। कार्बन सघनता होती है, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन है कार्बन समायोजन होता है। क्या होता है? कार्बन समायोजन होता है। याद रखिएगा इस प्रश्न को, ये भी प्रश्न आपके टिपिकल था, एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है, यानी कि पर्यावरण की बात करेंगे तो देखिएगा पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं, अभी पूरी बात समझेंगे। जो पर्यावरण तथा वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो पर्यावरण संरक्षण में उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? इंदिरा प्रदर्शनी वृक्ष मित्र, पर्यावरण के नायक, वन विज्ञान पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसका तो सिंपल सा आंसर है। चलिए अब अगर हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो देखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आखिर आया कब था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। कब आया था? 1986 में आया था। और पर्यावरण दिवस बनाया कब गया था? तो भाई पर्यावरण दिवस बनाया गया था 5 जून को। पर्यावरण दिवस बनाया जाता है, ये तो सभी को पता है। पर्यावरण के लिए विश्व में एक संगठन है जिसे हम कहते हैं यूएनईपी। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 5 जून 1972 को हुई थी। कहां पर मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय आपके नैरोबी में है। नैरोबी केन्या में मुख्यालय है। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। और मुद्रा क्या है आपकी? शिलिंग। शिलिंग क्या है? मुद्रा है। फिर इसमें एक पॉइंट है आपका वन। अगर वन की बात करेंगे तो देखिएगा वन अधिनियम कब आया था? वन एक्ट की बात अगर करेंगे तो 1980 में वन एक्ट आया था। और अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब बनाते? ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने ही आने हैं। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब बनाते हैं? तो हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हम मनाते हैं 21 मार्च को। वानिकी दिवस बोले या वन दिवस बोले, बात सब एक ही है। 21 मार्च को बनाते हैं। ठीक है। जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण सुधार के लिए पुरस्कार दिया था, देखिएगा ये इंदिरा गांधी पुरस्कार है। फिर इसने भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार की शुरुआत 86 और 87 में की गई थी। ठीक है, 86 और 87 के उसमें की गई थी आपके। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं फुल डिटेल के साथ में। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किस पर्यावृत्त को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? किस पर्यावृत्त को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? सॉरी, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट को, सुंदरलाल बहुगुणा को, मेधा पाटकर को या अरुणति राय को? ठीक है। अब देखिएगा, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद आपके आता है पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद क्या आता है? पद्म विभूषण। उसके बाद आपके आता है पद्म भूषण। क्या आता है? पद्म भूषण। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आता है आपके पद्मश्री। क्या आपके आता है? पद्मश्री। तो सबसे सर्वोच्च सम्मान ये वाला और सबसे छोटा सम्मान आपकी भारत सरकार की ओर से पद्मश्री, जो कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, किसे मिला था? तो देखिएगा, अगर इन दो लोगों की अगर बात करें तो ये आपके चिपको आंदोलन से संबंधित है। इससे चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और इसमें गौरा देवी को अगर जोड़ लेंगे, अगर इनके साथ में गौरा देवी को जोड़ लेंगे तो वो भी आपके चिपको आंदोलन से संबंधित है।
अब चिपको आंदोलन जो था वो आपके 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के साथ में कहां से चलाया गया था, तो उत्तराखंड से चलाया गया था। कहां से, आपके उत्तराखंड से चलाया गया था। तो ये तो आपकी चिपको आंदोलन से संबंधित हो गए। मेधा पाटकर की बात करेंगे तो मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1985 में शुरू हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू हुआ था और ये कहां से था, आपके एमपी से था और कह सकते हैं सरदार सरोवर बांध से संबंधित था। सरदार सरोवर बांध से संबंधित था। ठीक है, अब देखिएगा कि सब कुछ हमें पता है, अरुणति राय नहीं है, मेधा पाटकर नहीं है, किसको मिला था, सुंदरलाल बहुगुणा को मिला था। किससे मिला था, सुंदरलाल बहुगुणा को आपको मिला था। तो सर्वोच्च भारत रत्न जब पहली बार प्रदान किया गया था 3 व्यक्ति को मिला था। सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार 1954 में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद दूसरा दिया गया था भारत के पहले गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। उसके बाद भारत के एक महान वैज्ञानिक सीवी रमन, इसको दिया गया था, सीवी रमन को। ठीक है, सीवी रमन को कब दिए गए थे, 1994 में दिए गए थे पहली बार भारत रत्न। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सीवी रमन, जिन्हें भारत का नोबेल पुरस्कार भी दिया था 1930 में, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसका आंसर क्या होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ हुआ था, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। देखिएगा अभी पढ़ाया करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके पेपर में जो आप डिस्कशन करेंगे वही आपके पेपर में आएंगे। कौन भाई चिपके हुए थे, है ना, कौन जुड़े हुए थे, चिपके हुए छोड़ो, चिपको आंदोलन से कौन चिपके हुए थे, ये भी बात पॉइंट बन सकता है ना। तो कौन जुड़े हुए थे, अभी मैंने आपको बताया कि कौन जुड़े हुए थे, सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए थे, चांडी प्रसाद भट्ट जो गौरा देवी जुड़ी हुई थी, विनोबा भावे आपके भूदान आंदोलन से संबंधित है, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, आपके भूदान आंदोलन से। ठीक है, और मेधा पाटकर तो अभी मैंने बताया नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो पहला और दूसरा ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका डी। ठीक है, भूदान आंदोलन 1951 में कहां पर हुआ था, तो देखिएगा तेलंगाना में, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली में। ठीक है, याद रखिए गांव का नाम भी पूछा जाता है। भूदान आंदोलन कौन है, विनोबा भावे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्ड्समैन पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है, पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार, तो भाई पर्यावरण से संबंधित दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन है, गोल्ड्समैन पुरस्कार। उस पुरस्कार का नाम क्या है, उस पुरस्कार को कहते हैं गोल्ड्समैन पुरस्कार कहते हैं। और भाई इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, एमसी मेहता, मेधा पाटकर, रमेश अग्रवाल, प्रफुल्ल सामंत, कौन थे पहले, तो भाई आप देखिएगा इंदिरा गांधी से सम्मानित नहीं किया गया, किसी से सम्मानित नहीं किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर बांध की अगर हम बात करें तो उसी के कारण इन्हें दिया गया था गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मेधा पाटकर को, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। नर्मदा नदी पर ही आपके सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। याद रखिएगा, क्या ग्रेट 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 प्रश्न है। देखिएगा मेधा पाटकर को भी पता चल गया था कि भारत के लोगों को नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मेन मुद्दा बन चुका था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जैव विविधता से समृद्ध है, तो कौन सा देश है
जो जैव विविधता से समृद्ध है, मंगोलिया, कैपिटल है उलान बटोर, पेरू, मोरक्को, तंजानिया। भाई सबकी, तंजानिया की कैपिटल डोडोमा, तंजानिया कैपिटल क्या है? डोडोमा, डोडोमा, डोडोमा तंजानिया की कैपिटल है। मंगोलिया कैपिटल है उलान बटोर, और पेरू आपको पता करनी है, और आपका जो मोरक्को है वो आपको पता, क्योंकि आपका ही तो काम है याद करना। क्या काम है आपका? याद करना ही आपका काम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई जैव विविधता, अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात करें, ठीक है, बायोडायवर्सिटी, डायवर्सिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, जैव विविधता, तो जैव विविधता 2002 में, कब आया था? 2002 में आया था जैव विविधता अधिनियम। और जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस हम बनाते हैं 22 मई को। बायोडायवर्सिटी दिवस हम मनाते हैं आपकी 22 मई को। और जैव विविधता बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में आपके आया था, ठीक है। याद रखिएगा, भारत में 4 क्षेत्र होते हैं आपके जैव विविधता के। कितने? 4 क्षेत्र। 4 क्षेत्रों में आपका हिमालय क्षेत्र आता है, हिमालय क्षेत्र आता है आपके। उसके बाद सूदा लैंड आता है आपके, इंडो बर्मा क्षेत्र आता है, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र आता है। उसके बाद पश्चिमी घाट, यानी कि इनको हॉटस्पॉट माना गया है जैव विविधता के अंतर्गत। क्या कहते हैं? इन्हें हॉट स्पॉट माना गया है, हॉट स्पॉट माना गया है जैव विविधता के अंतर्गत, ठीक है, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट को संस्कृत में हम कहते हैं सह्याद्री। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि सह्याद्री किसे कहते हैं? तो सबसे ज्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है वो आपके पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ? पश्चिमी घाट में पाई जाती है, सह्याद्री में। और 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं। पूरे विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं आपके? 36 हॉटस्पॉट है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में आपके 36 हॉटस्पॉट है। तो भाई जैव विविधता, देखिएगा, जैव विविधता उन्हीं क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा होगी जहां से जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के सबसे निकट होंगे। जो क्षेत्र मेडिटेरियन लाइन भूमध्य रेखा के सबसे निकट होंगे, उन्हीं के अंतर्गत क्या होगी? आपकी जैव विविधता सबसे ज्यादा होने वाली है। तो देखिएगा, कई सारे देशों से गुजरती है, तो पता होना चाहिए कि भाई कितने देशों से गुजरती है। तो देखिएगा, ना तो मंगोलिया से गुजरेगी, ना तो मोरक्को से गुजरेगी, ना तंजानिया से, पेरू से सीमा लगाती है। कौन आपके? तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर होगी? आपके पेरू में होगी। अगर पेरू ऑप्शन में आपके ना मिले तो आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन में ब्राजील। तो वह क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के नजदीक में होते हैं उनमें जैव विविधता ज्यादा होती है, जो भूमध्य रेखा के दूर स्थित होते हैं उनके जैव विविधता कम होती है। अब देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता किस नेशनल पार्क में मिलेगी? भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता किस नेशनल पार्क में मिलेगी? तो मैं कह सकता हूं शांत घाटी नेशनल पार्क, जिसे कहते हैं साइलेंट वैली। क्या कहते हैं? साइलेंट वैली। भारत में सबसे समृद्ध क्षेत्र है जैव विविधता के लिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जैव विविधता के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं शांत घाटी नेशनल पार्क। तो आंसर क्या होगा? पेरू। देखिएगा, पेरू यहाँ पर है, लेकिन आपको बता दें कि दक्षिणी अमेरिका, जो कि आपके सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, उन सभी में जो सबसे बड़ा चौथा जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता के क्षेत्र से ज्यादा समृद्ध है वो, ठीक है। तो जैव विविधता ज्यादा से समृद्ध है आपके कहां पर? दक्षिण अमेरिका में। उसमें सबसे ज्यादा कहां पर? आपके ब्राजील में है, ठीक है। और इसमें देखिएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो इसमें क्या आंसर होगा? आपके पेरू। क्या आंसर होगा भाई? पेरू इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या के बीच है। तो देखिएगा, विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थलों की संख्या के बीच है। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं? 36।
तो 36 देखिएगा किसके बीच होगी, 31 और 40 के बीच में। 31 और 40 के बीच में आपके है, यानी कि 36 है अभी संवेदनशील स्तर के क्षेत्र। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की जाती है, ठीक है, या दायर की गई थी। तो गंगा नदी, नदी कौन सी है, गंगा, तो रिवर है आपके गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर, ठीक है, क्या है, गंगा नदी है आपके, गंगा रिवर है। अब देखिए गंगा रिवर की अगर हम बात करें, ठीक है, गंगा नदी, तो ये देखिए कहां से निकलती है, तो सभी को पता है, ध्यान से सुनते रहिएगा बस। पहले तो इसकी लंबाई है आपके 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपके भारत और बांग्लादेश दो देशों में गुजरती है, लेकिन दो देशों से बहती है या गुजरती है, भारत और बांग्लादेश दो देशों से गुजरती है। इसकी लंबाई जो है भारत में है आपके 2510 किलोमीटर, और अगर बात करेंगे बांग्लादेश में कितनी है, तो बांग्लादेश में 15 किलोमीटर है। कितनी है, 15 किलोमीटर है। यहाँ पर 2510 किलोमीटर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है आपके, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे की बात करिएगा, आगे की देखिएगा, गंगा निकलती है गंगोत्री से। कहां से निकलती है, गंगोत्री, गंगोत्री से जब चलकर आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलती हुई आती है, तो सबसे बड़ा जो मैदानी क्षेत्र है वो कहाँ बनाती है, आपके हरिद्वार में। हरिद्वार उत्तराखंड में सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र बनाती है। गंगोत्री ग्लेशियर भी कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। भागीरथी इसकी सहायक नदियों में से एक है, ठीक है, और ये उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से ही जानी जाती है ज्यादातर, ठीक है। अब हरिद्वार के अंदर तो सबसे बड़ा क्षेत्र बनाती है। अब बात हम यूपी की करते हैं, यूपी में एक कहाँ से प्रवेश करती है, तो यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से, कई बार क्वेश्चन पूछा आता है। अब बिजनौर के बाद में सबसे बड़ा क्षेत्र कहां पर बनाती है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र कचला में बनाती है। कचला यानी कि बदायूं जिले में सबसे बड़ा ये क्षेत्र बनाती है उत्तर प्रदेश में। मैदानी भाग इसका सबसे बड़ा कहां पर है, गंगा का, आपके बदायूं में है। कितने जिलों में है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में है। कितने जिलों में है उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में है, आपके याद रखिएगा। गंगा नदी जो है आपके, ठीक है, गंगा व ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती हैं तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिन्हें कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, जो कि कहां पर है, आपके पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो प्रदूषण की समस्या के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की जाती है, ठीक है, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, बंधु मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, परमानंद कटारा भारत संघ। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एमसी मेहता बनाम भारत संघ इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर इसका होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे बानिकी अनुसंधान, बानिकी बोलो या बन बोलो, बात एक ही है। बानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है, तो बानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन या सरकारी संगठन कौन सा है, भारतीय बानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद, वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वन आधारित आजीविका व विस्तार केंद्र, ठीक है। तो देखिएगा आपका क्या है, ये वाला भारतीय बानिकी अनुसंधान कहां पर है, आपके देहरादून में, देहरादून में, ठीक है। जैव विविधता संस्थान कहां पर है, आपके चेन्नई में है। भारतीय वन अनुसंधान कहां पर है, आपके भोपाल में है। कहां पर है, भोपाल, यानी कि एमपी में है, एमपी भोपाल में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देहरादून में है आपका, यानी कि वन अनुसंधान संस्थान की बात की जा रही है, वन अनुसंधान संस्थान की बात की जा रही है, कहां पर है, आपके देहरादून में है। और वन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते, अभी बताया था 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी हम बनाते हैं, राइट। तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। वन अधिनियम कब पारित किया गया था, 1980 में वन अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, 1980 में वन अधिनियम पारित किया गया था।
आंसर को देखिएगा, आंसर को इस प्रकार से लगाने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक नहीं मतलब क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? अभी तो बताया था मैंने, तीसरे क्वेश्चन में शायद ही बताया था कि हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी। 1987, 1978, 1992, 1994। तो हाथी परियोजना देखिएगा, हाथी परियोजना जो शुरू की गई थी वो आपके 1991, 1992 के अंतर्गत की गई थी। 1992 और 91 के अंतर्गत की गई थी। हाथी, अगर पुनर्वास केंद्र की बात करेंगे, हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर है तो कोई बता सकता है? हाथी पुनर्वास केंद्र आपके कहां पर है? हरियाणा में। कहां पर है? तो आपके हरियाणा में है, ठीक है, ये आपके हरियाणा में है, ठीक है। हाथी पुनर्वास केंद्र, आंसर क्या होगा? 1992 में। गज दिवस कब बनाते हैं तो देखिएगा 12 अगस्त को गज दिवस बनाते हैं। और एक पॉइंट आपके कि सफेद हाथी भारत में कहाँ पाए जाते हैं तो सफेद हाथी भारत में उज्जैन में पाए जाते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे है तो उज्जैन हम कह सकते हैं क्षिप्रा नदी के किनारे है, यहाँ पर पाए जाते हैं। और अगर यहीं से अगर हम बात करें कि विश्व में सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं तो विश्व में आपको सफेद हाथी देखने को मिलेंगे थाईलैंड यानी कि बैंकॉक में। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। तो बैंकॉक आप जाइएगा और सफेद हाथियों का लुत्फ उठाइएगा, ठीक है। याद रखिएगा, उज्जैन आप चले जाइएगा तो उज्जैन में मिलेंगे। हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर है तो पुनर्वास केंद्र आपके हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना सरल क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव निधि का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व वन्यजीव निधि का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। अब देखिएगा, आप अगर बात करेंगे कि विश्व वन्यजीव या कह सकते हैं अधिनियम कब आया था? वन्य जीव अधिनियम कब आया था तो अधिनियम आया था 1972 में। कब आया था? 1972 में आया था। तो बर्न में है, गलत है। म्यूनिक में है, गलत है। पेरिस में है, गलत में है। कहां पर है? ग्लैंड्स में। कहां पर है आपके? ग्लैंड्स, यानी कि कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। याद रखिएगा, वन्यजीव अधिनियम कब आया था? वन्यजीव अधिनियम 1972 में आया था। और वन्यजीव दिवस कब बनाते हैं तो वन्यजीव दिवस बनाते हैं 3 मार्च को। कब बनाते हैं? 3 मार्च को वन्यजीव दिवस बनाते हैं। याद रखिएगा, कब बनाते हैं? 3 मार्च को वन्यजीव दिवस आपको बनाते हैं, ठीक है। किस अभ्यारण्य को वेबनाथ पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है? तो किस अभ्यारण्य को वेबनाथ पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था वेबनाथ कहां पर है तो वेबनाथ की अगर बात करेंगे केरल में। केरल की सबसे बड़ी, सबसे लंबी झील है। और केरल में एक झील है वो आपकी अष्टमुडी है। और भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वो भी आपके वेबनाथ झील है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेबनाथ झील है। केरल की सबसे बड़ी झील है, केरल में एक और झील है जिसे अष्टमुंडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अष्टमुंडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, वेद थंगल पक्षी अभ्यारण्य, घाटपिरवा पक्षी अभ्यारण्य या बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। तो प्रश्न है कि वेबनाथ पक्षी अभ्यारण्य को किस नाम से जाना जाता है? तो हम कह सकते हैं भाई इनके लिए यही नाम अच्छा है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी भारत में, ठीक है। प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? एक अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 1947, 50, 51 और 66। कब की गई? तो 1966 में की गई, ठीक है। 1966 में की गई थी। हर राज्य का सर्वोच्च रैंक भारतीय वन सेवा का अधिकारी होता है। प्रश्न है कि भाई हर राज्य का यानी कि प्रत्येक स्टेट का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? वन सेवा प्रमुख होता है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, वन संरक्षक होता है या प्रभागीय वन अधिकारी होता है? ये वन विभाग के एसआई के पेपर का प्रश्न होगा, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा होगा? वन सेवा प्रमुख। वन दिवस कब मनाते हैं तो हम कह सकते हैं वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। कब बनाते भाई? वन संरक्षण, वन अधिनियम कब आया था? वन अधिनियम 1980 में आया था। वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था।
एलिफेंट अधिनियम 1992 में आया था, दीजिए 1992 में आया था। पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया था, जो कि सब वनों से ही संबंधित हैं आपके। कब आया था? 1986 में आया था, याद रखिएगा। तेंदुआ प्रोजेक्ट आया था आपके कब? 2009 में। गैंडा परियोजना 1987 में आई थी। कब आई थी? 1987 में। जो कि आपके सब संबंधित किसने हैं? तो सब संबंधित आपके उसी से हैं। किससे? किससे संबंधित है भाई सब? ये तो आपको पता होगा ना किससे संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, किससे? वनों से संबंधित है, राइट। चलिए, कह रहे प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संस्थान कौन सा है? पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन। देखिएगा, पर्यावरण अधिनियम अभी तो बताया था 1986 में आया था पर्यावरण अधिनियम, पहला पॉइंट। वन अधिनियम 1980 में आया था, दूसरा पॉइंट। कार्बन, जलवायु परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड से ठोस बस भी कहते हैं। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, ये नहीं होगा ना, तो ये होगा आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन आपका सी वाला राइट है। क्या? सी वाला एकदम राइट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? ग्रेट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एक बार आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है भाई, बताइएगा। आरपीएफ एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, जो कि एकदम जबरदस्त तरीके से आने वाली है ना। आप लोग तैयारी करते हैं, 50 क्वेश्चन उसमें जीके के आते हैं। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन उसमें जीके के आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम उसको भी पढ़ेंगे, ऐसा कोई भी परेशान होने वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं, या वरिष्ठ सेना प्रमुख होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो नीति आयोग तो नहीं होते, यानी कि प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं आपके? प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसको पिछाड़ कर हुई थी? योजना आयोग को। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपके न्यू दिल्ली में है। मुख्यालय है आपके न्यू दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है आपके? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अगर बात करेंगे तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष की बात करेंगे, अरविंद पनगड़िया। पहले अध्यक्ष तो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी, वर्तमान समय में है वही थे, श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, पहली महिला सीओ तो सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर पहली महिला सीओ थी। ठीक है, पहली महिला सीओ सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब पॉइंट है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन है? मैंने आपको बताया था सबसे अधिक जैव विविधता कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है, अभी कुछ देर पहले ही बताया था। तो सबसे अधिक जैव विविधता दक्षिण अमेरिका में अगर पाई जाती है तो कौन सा होगा आपका? गुयाना होगा, ब्राजील होगा, कोलंबिया होगा, इक्वेडोर। देखिएगा, मैंने आपको बताया भी था कौन सा होगा? ब्राजील। कहां पर होगा? आपके ब्राजील पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त CFL, जो आप रोशनी के लिए प्रयोग करते हो, CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, ताकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है, जो स्वभाव से भी जहरीली होती है। कौन सी होती है? जो अगर हम खा लेंगे तो हम मर जाएंगे, स्वभाव स्वाद से भी जहरीली होती है, या स्वभाव से भी जहरीली होती है। क्या होगी? अमोनिया। अमोनिया तो नहीं होगी। सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा कुछ होता नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड होती नहीं है। ठीक है, 2 बार ऑप्शन आ गया किसकी? पारे में। तो देखिएगा, पारे होते हैं, यानी कि CFL जो होता है उसमें आपके पारे और आर्गन का मिश्रण भरा होता है। ठीक है, पारे को हम मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं। देखिएगा, पारा कभी जमता नहीं है। देखिएगा, 2 चीजें हैं जो जमेंगी नहीं, एक एल्कोहल नहीं जमेगा, एक पारा नहीं जमेगा। जो मरकरी आपकी होती है हम क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। ठीक है, पारा कहते हैं। देखिएगा, द्रव अवस्था में कमरे के ताप पे
द्रव अवस्था में पाई जाने वाली मेटल है। कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली मेटल है, धातु है। और अधातु कौन है? तो अधातु आपके ब्रोमीन है। धातु कौन सी है? आपके ब्रोमीन है, जो आपके कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिएगा, पारा जमेगा नहीं। पारे को जमने के लिए टेम्परेचर चाहिए -39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अल्कोहल को जमने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है -115 डिग्री। तो -115 डिग्री टेम्परेचर पर जमती है आपके अल्कोहल। तो जहां पर आपके बर्फ जमती है वहां पर जो बीपी होता है, बीपी मापने का जो सिस्टम होता है जिसे स्पेग्नो मैनोमीटर कहते हैं आपके बीपी मापने के लिए, उसमें पारे की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, जहां पर पारा जम जाता है। तो पहले तो पारा भी कहीं नहीं जमेगा, -39 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, और अल्कोहल को जमाने के लिए -115 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। जहां पर पारा प्रयोग किया जाता है वहां पर पहाड़ों पर जहां पर बर्फ जमती है वहां पर अल्कोहल का प्रयोग किया जाएगा। तो अल्कोहल कभी भी नहीं जमेगा, क्योंकि -115 डिग्री टेम्परेचर मुझे तो लगता कहीं पर होगा, शायद हो सकता है कहीं पर हो जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहां पे -115 डिग्री हो सकता है। अन्यथा पूरे विश्व में -115 डिग्री टेम्परेचर कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। तो इसका आंसर क्या होगा आपके, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत सारे लैंप होते हैं। जैसे आप रोड के किनारे जाते हो तो आपको पीली पीली कलर वाले लाइटों के लैंप दिखेंगे, ठीक है। तो आपकी जो लाइटें होती है उन्हें सोडियम लाइट कहते हैं, और जो सफेद रोशनी जो लैंप देते हैं उन्हें पाराबास्प लैंप कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? पाराबास्प। जो सफेद लैंप होते हैं कारों में भी जो सफेद होती है उन्हें पाराबास्प कहते हैं, और जो आपके पीली कलर की लाइट देते हैं उन्हें सोडियम लैंप कहते हैं। सोडियम लैंप में जो बारिश होती है तो प्रकाश उसका फैलता नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश क्या है? फैलता नहीं है ज्यादा उसका। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है हमारा? कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, कामा धोने व खाने, पीने, कामा धोने व खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए? पानी की मात्रा प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए? देखिएगा, पानी, अगर मैं आपसे जल की बात करूं, या इसे हम बोलते हैं पानी, तो हमारे शरीर का सबसे ज्यादा जो पार्ट बना है, हमारे शरीर का जो सबसे ज्यादा पार्ट बना है वो किससे बना है? पानी से बना है। हमारे शरीर का सबसे ज्यादा पार्ट सभी को पता है। तो शरीर का पार्ट जो बना है वो किससे बना है? पानी से ही आपके बना है, ठीक। अब देखिएगा, पानी को हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? तो पानी को हम हाइड्रो कहते हैं, और पानी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए जब हम पानी को लिखते हैं, हम पानी को क्या लिखते हैं? पानी को हम लिखते हैं H2O। तो H2O को हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। और इसी से एक भारी पानी बनता है जिसे हम कहते हैं D2O, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या है? जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, किसने कहा? जल ही जीवन है, राजेंद्र सिंह ने। जल ही जीवन है, आपने हर जगह लिखा देखा होगा। तो भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? तो भारत का जल पुरुष कहते हैं राजेंद्र सिंह को। भारत का जल पुरुष कहते हैं राजेंद्र सिंह को, भारत का जल पुरुष कहते हैं, राइट, समझ गए। तो हाइड्रोलॉजी क्या होगी आपकी? हाइड्रोलॉजी होगी, याद रखिएगा, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसकी खोज किसने करी? तो इसकी खोज आपके उरे ने करी। तो हमारे शरीर में अलग अलग जल होता है, यानी कि हमारे शरीर में भार के अनुसार होता है। ओवरऑल 65% जल होता है, ये याद रखिएगा। तो पीने, तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या करा? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में। कहां पर है? आपके न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो हम कह सकते हैं हडसन नदी के किनारे आपका न्यूयॉर्क है, हडसन नदी। और यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन, जो आपकी पोटोमैक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है, ठीक है। याद रखिए, किस नदी के किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे है आपकी वाशिंगटन डीसी की कैपिटल, ठीक है। वाशिंगटन डीसी की, यानी कि यूएसए की कैपिटल। कितनी होनी चाहिए आपके? 50 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए प्रतिदिन, यानी कि
प्रतिदिन 50 होनी चाहिए, ठीक है वो। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो सूक्ष्म जीवों को किस नाम से हम जानते हैं? मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? अपघटन करने वाले के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने करी? तो ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज करी। ठीक है, ऐसी अगर इसी का बात करेंगे, वायरस की खोज किसने करी? तो वायरस की खोज किसने करी? तो हम कह सकते हैं वायरस की खोज तो इवानोवस्की ने करी। वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। ठीक है, वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक है? क्या गजब का क्वेश्चन है। आ जाओ भाई, इतने कठिन कठिन क्वेश्चन कांस्टेबल की परीक्षा में समझिएगा, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है कांस्टेबल की परीक्षा में, तो जीएस कहीं दूर नहीं है। अब वो एसएससी जीडी की हो, यूपी पुलिस की हो, यूपीएसआई की हो, आईएएस की भी जी के हो, फिर भी चलेगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, इस बार के पेपर में ऐसे ही बड़े बड़े प्रश्न आ गए तो क्या करोगे? तो इसलिए हर प्रकार के प्रश्न फिलहाल मैं आपके लिए कहीं से कसर नहीं छोड़ने वाला हूं। कल के टॉपिक को याद रखिएगा। क्या टॉपिक है आपका? प्राचीन भारत का टॉपिक है कल का, है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, प्राचीन भारत का टॉपिक, है ना। और आप सभी लोगों को पता है कि आपके लिए कितना महत्व रखता है प्राचीन भारत, यानी कि इतिहास कितना महत्व रखता है। ठीक है, अब उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से, यानी कि ये सब देश आपके उत्तरी अमेरिका के हैं, देशों में से वन भूमि, वन दिवस 21 मार्च को बनाते हैं। वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसका है आपके? क्यूबा, कैपिटल है हवाना, कनाडा, ओटावा, हैती, जैमाइका। किसका है आपके? कनाडा का। किसका है आपके? कनाडा का। देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसे हम एशिया महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया महाद्वीप कहते हैं विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप को। और विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसे हम कहते हैं अफ्रीका। तो तीसरे नंबर पर क्या आएगा? उत्तरी अमेरिका या आपके दक्षिणी अमेरिका। तीसरे पे आपके उत्तरी अमेरिका आएगा। तीसरा कौन सा है आपका? उत्तरी अमेरिका का है। और चौथे की बात करेंगे तो चौथा कौन सा है आपका? ठीक है, चौथे की बात करेंगे तो चौथा आपके दक्षिणी अमेरिका। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 7 महाद्वीप है। ठीक है, अब देखिएगा, दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर? आपकी ब्राजील में। जो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक होंगे उसमें सबसे ज्यादा है। और उत्तरी अमेरिका में वन सबसे ज्यादा कहां पर? आपके कनाडा में। कहां पर? कनाडा में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लगातार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के लिए निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? गुड आंसर एंड गुड क्वेश्चन, क्या बात है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिका देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के लिए निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? किसमें हुआ था? अर्जेंटीना। लास्ट ईयर पूछी गई कैपिटल है, क्या है? ब्यूनस आयर्स, ब्राजील, बोलीविया या पेरू। बताइएगा क्या होगा। तब तक देखिएगा, पानी की बात करते हैं। पानी की बात तो अभी करी थी, लेकिन वहां पे क्वेश्चन छूट गया। पानी दिवस कब बनाते? तो जल दिवस कब बनाते? ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें लोग। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 अप्रैल को बनाते हैं हम, ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम बनाते हैं जल दिवस। ठीक है, और अर्जेंटीना होगा, ब्राजील होगा, बोलीविया होगा या क्या होगा? तो कहां होगा? आपके अर्जेंटीना होगा। आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। ठीक है, रेड डाटा बुक में जानवरों, वनस्पति और कवकों की दुर्बल लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। ठीक है, देखिएगा, रेड डाटा है ना, यहां पे सिर्फ रेड कर दो,
रेड डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों को कवकों की दुर्लभ व लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए एक स्थापित राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसे क्या कहते हैं, रेड कलर का, क्या कहते हैं, रेड कलर का कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? देखिएगा, भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो मृदा पाई जाती है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक जो मृदा पाई जाती है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं? जलोढ़। जलोढ़ के बाद जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और काली मिट्टी के बाद में आपकी जो मिट्टी पाई जाती है उसे लाल कहते हैं, लाल मृदा कहते हैं। और उसके बाद आपके लेटेराइट होती है। क्या होती है? लेटेराइट। क्या होती है? लेटेराइट मृदा होती है। ठीक, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कौन सी पाएगी? तो सबसे ज्यादा आपके जलोढ़ पाएगी। सबसे ज्यादा क्या पाएगी? सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाएगी। उसके बाद काली। तो काली मिट्टी ही तो होती है आपकी कपास की खेती के लिए। कौन सी? काली। उत्तर प्रदेश में काली को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है, वाली मृदा होती है। तो स्वतः जुताई वाली मृदा भी होती है। जलग्रहण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो जलग्रहण क्षमता भी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अब देखिएगा, जलग्रहण क्षमता सबसे अधिक हो गई तो मृदा दिवस कब बनाते हैं? वो मृदा दिवस बनाते हैं 5 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस बनाते हैं। और मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं मृदा के अध्ययन को? तो मृदा के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो मृदा के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, तो याद रखिएगा, काली मिट्टी आपके कपास की खेती के लिए होती है सबसे ज्यादा। तो मृदा के अध्ययन क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक, ये देखिएगा, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे धनी है स्थान है? मैंने आपको बताया कि जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है। तो देखिएगा, जैव विविधता, आपको मैंने बताया कि जैव विविधता दिवस कब बनाते? 22 मई को। और जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, तो सबसे धनी मैंने अभी आपको बताया था। सबसे समृद्ध कौन सा है? आपके पश्चिमी घाट, जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। कहां से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट को। ये सबसे विकसित है। क्या होगा आपका? पश्चिमी घाट। और सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में कहां पर पाई जाती है? तो भारत में आपके साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये शांत वैली नेशनल पार्क, जो कि आपके कहां पर है? केरल में। ठीक है, कहां पर है? आपके केरल में। उसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। थार रेगिस्तान देखिएगा, रेगिस्तान की क्वालिटी है, दिन का समय होता है गर्म और रात का समय होता है ठंडा। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर कहते हैं, भारत की आत्मा कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं, भारत की आत्मा कहते हैं। ठीक है, कहां पर है? आपके झारखंड में है। तो छोटा नागपुर का पठार कहां पर है? झारखंड में है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। और छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपके पारसनाथ की पहाड़ियों पर स्थित है। इन्हें मधुबनी की पहाड़ियां भी कहते हैं। प्रश्न आया था पेपर में कि पारसनाथ की पहाड़ियों को किन पहाड़ियों के नाम से जानते हैं? तो पारसनाथ की पहाड़ियों को मधुबनियों की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। किसकी? मधुबनियों की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं पारसनाथ की पहाड़ियों को। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, लगातार पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं। 34 क्वेश्चन को समाप्त कर चुके हैं। अब यहां से देखिएगा, जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उनका रिपीटेशन होगा जबरदस्त तरीके से। देखिएगा, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? सबको पता है, 1985 में एक नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था सरदार सरोवर बांध के लिए। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध के लिए। तो सरदार सरोवर बांध के लिए चलाया गया था 1985 में। कौन सा आंदोलन था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। पढ़ चुके हैं। तो सरदार सरोवर बांध
किसके ऊपर था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तो मूर्ति भी बना दी है सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्हें पहले वल्लभ भाई पटेल माना जाता था। सरदार की उपाधि इन्हें किसने दी? तो सरदार की उपाधि देखिएगा, सरदार की उपाधि इन्हें या तो महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है, महात्मा गांधी, अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी, वरना आपकी बारदोली की महिलाएं हैं तो बारदोली की महिलाएं, और दोनों हैं तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा। कैसे? देखिएगा, सरकार ने क्या करा, ब्रिटिश सरकार कब दी थी? 1928 में बारदोली सत्याग्रह में। इसमें बारदोली सत्याग्रह में। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या करा था? कर बढ़ा दिया था। जो कर था 6.202%, उसको बढ़ाकर से 22% कर दिया। तो उस कर के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयत्न करे, इतना प्रयत्न करा कि भाई कर को फिर से ब्रिटिश सरकार ने उतना ही कर दिया, बढ़ाया नहीं। इसीलिए बारदोली की महिलाएं खुश हो गई और उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। उस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश महात्मा गांधी ने अपने सहयोगी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया। तो वल्लभ भाई पटेल अपने जिस काम के जिस उद्देश्य के लिए वहां गए थे, वहां उन्होंने पूरी तरह से उसको बहुत ध्यान में रखकर उसमें बातें बनाई, और बातें बनाने के बाद अंग्रेजों को बेवकूफ बना दिया। जब अंग्रेजों को जब बेवकूफ बना दिया तो उन्हें कुछ मिला नहीं, ठीक है। और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से बोले जो कर हमें तुम दिलवा रहे थे वही कर दिलवा दो, हमें 22% कर नहीं चाहिए। तो कर बढ़ा नहीं, कर क्या हो गया? कर कम हो गया था। इसलिए आपको बता दें कि महिलाएं खुश हो गई और महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह के लिए इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। चिपको आंदोलन से पढ़ ही चुके हैं आपके, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? अभी तो मैंने आपको बताया था कहां पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। देखिए, काजीरंगा असम में है, ठीक है। बांदीपुर आपके राजस्थान में है, ये तो गलत है, ये राजस्थान नहीं, आपके कहां पर होगा? कर्नाटक में होगा। कहां पर होगा? कर्नाटक में होगा। दुधवा आपके उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व आपके क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है, और रामनगर में है। कहां पर है? नैनीताल रामनगर में है जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट, याद रखिएगा। सुंदरबन क्या है भाई? इतनी देर से तो मैंने क्या कहा, अब वो जो मैंने बोले थे वही प्रश्न रिपीट होंगे। सुंदरबन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर, दक्कन के पठार पर, गोदावरी डेल्टा पर, महानदी पर। देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी? गोदावरी नदी। पहला पॉइंट, कितनी लंबाई है? 1465 किलोमीटर लंबाई है, पहला पॉइंट। महानदी, ठीक है, आपके दक्कन का पठार, और आपके गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहां पर होगा? आपके पश्चिम बंगाल में। उसी पे आपके सुंदरबन है, कहां पर होगा? वेस्ट बंगाल में, और वहीं पर आपके क्या होगा? सुंदरबन होगा, ठीक है। वहीं पर आपके क्या होगा? सुंदरबन होगा आपके, याद रखिए, क्योंकि इसमें सुंदरी नामक वृक्ष, अगर कोई पूछता है, पूछा भी गया है, सुंदरी नामक वृक्ष और सबसे ज्यादा मैंग्रोव प्रजाति सुंदरबन के डेल्टा में पाई जाती है। मैंग्रोव सदाबहार वन होते हैं जो कि सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पर मैंग्रोव कहाँ? गुजरात में देखने को मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? गुजरात में देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव आपके यहीं पर पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में। कह रहा ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? तो ताजमहल भाई बेरंग क्यों हो रहा है? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? अब देखो, मुमताज की याद में कराया गया था। किसकी याद में? मुमताज की याद में कराया गया था, यानी कि 22 वर्ष लगे बनाने में। कितने वर्ष लगे? 22 वर्ष, ठीक है। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज। मुमताज उसकी 13वीं पत्नी थी। मुमताज कैसी पत्नी थी? 13वीं पत्नी थी। शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। देखिएगा, 13वीं पत्नी से मोहब्बत करने के बाद बनवाए थे। आजकल एक पत्नी नहीं है, पहले 13 पत्नी के बाद ताजमहल बनवा देते थे, याद रखिएगा, ठीक है। पूरी कहानी बताऊंगा हिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। अभी का मुमताज
मुमताज की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुमताज की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। लेकिन बुरहानपुर कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। कहां पर है? आपके एमपी में बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी किसकी? मुमताज की। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो ताजमहल बेरंग हो रहा है, कहां पर है? आगरा में है। विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। दूसरा स्थल था विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला, पहला था आगरा का किला। पहला क्या था? आगरा का किला। दोनों को 1983 में, तीन है आपके फतेहपुर सीकरी को 1986 में, ठीक है। यानी कि 83 में दो स्थल। नाभिकीय विस्फोटक के कारण कौन करेगा नाभिकीय विस्फोट? कोई करेगा ही नहीं, जो करते हैं उन्हीं का तो है। गंदे खुले नालों के कारण, ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक, याद रखिएगा। हरित प्रभाव, अब एक क्वेश्चन बताना है क्या? मुझे पढ़ना भी नहीं है ना बताना है, आप इसका आंसर बता दो। ग्रीन हाउस गैस, हरित प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने से बढ़ता है? किस गैस के? देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस हम किसे किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद देखिएगा जलवाष्प आपके क्या ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है आपके, ठीक है। और आपके ओजोन भी क्या ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो याद रखो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसके वातावरण से? कार्बन डाइऑक्साइड के। अच्छा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो क्या है? आपके नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में आपके पाई जाती है गैस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उदाहरण नहीं है। जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उदाहरण नहीं है। तो देखिएगा, एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है आपका कहां? असम। अभी तो पढ़ा था, असम में ही रहते हैं। असम व नेपाल के क्षेत्रों में रहते हैं। बंगाल टाइगर आपके पश्चिम बंगाल में रहते हैं। मिथुन आपके कहां पर रहते हैं? तो मिथुन भी आपके असम में रहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती नहीं है जी। तो गाय है जो आपके पूरे भारत में पाई जाती है। क्या है? पूरे भारत में पाई जाती है गाय। खाद्य श्रृंखला में पोषक के दूसरे स्तर पर कौन होगा? तो पोषक के दूसरे स्तर पर कौन होगा? घास उत्पाद, कीट, पक्षी या बिल्ली? दूसरे स्तर पर कौन होगा? तो कीट होंगे। कौन होंगे भाई? कीट होंगे, ठीक है। बढ़ते शहरीकरण के निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में किस एक को खतरे में डाल दिया है? ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते शहरीकरण में निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में से किस एक को खतरे में डाल दिया है? नदी को। नदी तो खतरा बिल्कुल नहीं हो सकती। द्वीप खतरे नहीं हो सकते। मैंग्रोव खतरे नहीं हो सकते। किसमें? मुहाने, ठीक है। मुहाने जहां पर नदियां गिरती हैं उससे मुहाना कहते हैं, खतरे में डाल दिया है, ठीक है, बढ़ते शहरीकरण ने, ठीक, राइट। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? तो भोजन से कम ऊर्जा मिलती है किसको? घास। घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डे को मेढक खाएगा। मेढक को सांप खाएगा। तो जो सबसे अंतिम होगा उसको ही सबसे कम ऊर्जा मिलेगी भोजन से, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण के आकार में छोटे से बड़े क्रम में है? देखिएगा, सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन है, समझदारी के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। यानी कि सबसे छोटा कण किसका है, उसके बाद बताइए, उसके बाद बताइए, उसके बाद बताइए, ठीक है। तो क्या है? बाय से दाएं। तो सबसे छोटा अगर बात करेंगे, सबसे पहले आपका किलो आता है, फिर मेगा आता है, फिर गीगा आता है, फिर आपका टेरा आता है, फिर आपका पेटा आता है ना। यही होगा। ऑप्शन आपका डी वाला सही है। कौन सा सही है? डी वाला, ठीक है, डी वाला ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न, प्रदूषण पर्यावरण से अभिप्राय क्या है?
तो पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट पोल्यूशन से अभिप्राय आखिर है क्या? ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है, ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है और जिसका क्षतिकर होना असंभव हो। ठीक है, ये तो ठीक है आपके लिए। ऐसी द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान हो जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभव हो, ये भी ठीक है। ऐसी गैसीय पदार्थ है जो सांद्रता में विद्यमान है, जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है और जिसका क्षतिकर होना संभव है। ठीक है, उपयुक्त में सभी, यानी कि ऑप्शन डी ही इसका सही है। पर्यावरण सभी उपयुक्त, सभी पर्यावरण प्रदूषण है। तो देखिएगा सभी होंगे ही होंगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसको। इतना भारी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसको तुम ज्यादा नहीं, बस उपयुक्त सभी वाला याद रखो, पढ़ने लिखने की इसकी जरूरत नहीं है। इतने इतने बड़े जब मिलेंगे तो सब यही है। वन्यजीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो वन्यजीव संरक्षण, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण दिवस कब बनाते हैं? 3 मार्च को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 3 मार्च को बनाते हैं वन्यजीव संरक्षण दिवस। कब बनाते हैं भाई? 3 मार्च को बनाते हैं वन्यजीव संरक्षण दिवस। क्या? प्रवच्चियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परीक्षण, रोगों का विरुद्ध टीकाकरण, प्रजनन, प्राकृतिक आवासों का विनाश या परिरक्षण। ठीक है, याद रखिएगा। वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है। तो वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है क्या? मानव कार्बन अपशिष्ट, भ्रमण स्थान से अपशिष्ट, जैव निम्नीकरण, रसायन, प्राकृतिक पोषण। ठीक है, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है मानव कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीवता होने पर क्या होती है? दोनों की हानि होती है, दोनों को लाभ होता है। एक को लाभ, दूसरे को हानि होती है। एक को लाभ, दूसरे को हानि होती है। एक को लाभ और दूसरे को ना ही हानि ना ही लाभ होता है। एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीवता होने पर क्या होता है? दोनों को हानि होती है, ये तो गलत है। दोनों को लाभ होता है, ये भी गलत है। एक को लाभ, दूसरे को ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है, तो ये भी गलत है। एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। देखिए, एक को लाभ होता है, दूसरे को क्या होती है? हानि होती है, याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, किससे उत्सर्जन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का? कपड़ा मिलों से, गलत। जूते की फैक्ट्री से, गलत। बिजली संयंत्र से, सब्जी की खेती से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी। ऑप्शन क्या होगा? बिजली संयंत्र से। ठीक है, बलहरण प्रश्न है, याद रखिएगा। वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? उसकी मोटाई को मापकर, गलत। उसकी प्रवणता को देखकर, गलत। उसकी वार्षिक वलय को गिनकर, बिल्कुल। उसकी वार्षिक वलय को गिनकर, ये उसकी प्रमुख प्राथमिकता है। उसकी शाखाओं को गिनकर, ये तो गलत है, शाखाएं तो नहीं गिन सकते उसकी। उसके वार्षिक वलय को गिनकर। ठीक है, प्रश्न अगर बना दिया जाए कि पौधों की वृद्धि को किस मीटर से मापते हैं? तो पौधों की वृद्धि को मापते हैं क्रेस्कोग्राफ से। किससे मापते हैं? क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। किसने बनाया था क्रेस्कोग्राफ? जगदीश चंद्र बसु ने क्रेस्कोग्राफ को बनाया था, याद रखिएगा। तो वृक्ष की जानने की जो एज होती है वो वलय के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? वलय के ऊपर होती है। ठीक है, तो देखिएगा आरओ की सीरीज में भी हम एनवायरमेंट को आपको पढ़ाएंगे फुल क्लास में। तो ये हमने 50 प्रश्न देखे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप बिल्कुल उनका रिवीजन कर लें। नोट्स क्या बनाए, आपका पेपर आने वाला है, नोट्स को ना बनाए, सिर्फ याद करें, देखें अच्छे तरीके से कि कैसे कैसे हम इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे हमारी बातें आगे बढ़ेंगी। दोस्तों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में प्राचीन भारत के टॉपिक पर। ठीक है, तब हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत। इसी तरह से आपके जब तक पेपर नहीं हो